for that matter Mr. Sharad Pawar, or for that matter Uddhav Thackeray. Let's ask Ketan Naik साहब. Ketan Naik साहब नमस्कार. सर नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. यार he looks more and more handsome every day. ये क्या हो रहा है? He looks younger and handsome every day. मतलब तो केदार नाइक साहब, ऐसी कोई बात नहीं, आज घर पे बैठ के चर्चा कर रहा हूँ आपसे, तो जबरदस्त सर. अब एकदम हर रोज ऐसे ही लगा करें सर, बहुत जबरदस्त लग रहे हैं. तो धन्यवाद सर. तो केदार नाइक साहब ये क्या हो गया महाराष्ट्र में? मतलब बीजेपी डाउन टू 8 सीट आई सिर्फ बीजेपी की. मतलब समझ में नहीं आया. कुछ एनालिसिस किया आप लोगों ने इसको लेकर के? नहीं सर, अभी एनालिसिस होते रहेगा. इस पे कोई बहुत बड़े हार्श कमेंट करने का ये कोई समय नहीं है. अब तक सम्मानीय राज साहब की तरफ से भी इस पूरे विषय पे चर्चा वाच्यता होनी बाकी है जी. आपको पता होगा राज साहब का जो आकलन इन सारी चीजों का रहता है वो बहुत ही लंबी सोच रख के किया जाता है. उनकी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट अगर आता है तो वो दूर की सोच का स्टेटमेंट होता है. तो मुझे लगता है सम्मानीय राज साहब जी के तरफ से पुराने समय में, मतलब इलेक्शन होने से भी पहले, जो स्टेटमेंट्स और जो सलाह कह लीजिए या जो जानकारी सामने रखी गई थी, उसमें इस इलेक्शन के हार के बहुत सारे जवाब शायद हमें मिल जाएंगे और वो जल्दी आपके सामने भी आ जाएंगे. लेकिन इलेक्शन का रिजल्ट जो होता है सर, मैं इस विषय में एक चीज मुझे सामने रखनी थी आपके, कि राज साहब ने एक वाक्य बहुत पहले एक अपनी सभा में कहा था. उन्होंने कहा था कि विरोधी पक्ष कभी जीतता नहीं है, तो सत्ताधारी पक्ष का सत्ता की तरफ से जो पतन होता है वो सिर्फ शुरू होते जाता है. मतलब अगर कोई पार्टी सत्ता में जा रही है तो उसको किसी ना किसी दिन सत्ता से उतरना ही है. तो विरोधी पक्ष जीतना, इसके अलावा सत्ताधारी पक्ष का हारना, ये बात होती है. तो मुझे लगता है बीजेपी का एक उच्चांक जो होता है, कोई भी एमएलए एमपी चुन के आने का जो उच्चांक था, वो उनकी पार्टी मुझे लगता है देख चुकी है. और अब ऐसे थोड़े कम ज्यादा हारने जीतने के परिणाम ये तो चुनाव के बाद आते ही है, जो हमारे सबके सामने है. और महाराष्ट्र के चुनाव में मोस्टली अगर हम देखें तो जो इस बार की जो इंडी गठबंधन के आघाड़ी, महाविकास आघाड़ी के जो लोग थे, उन्होंने कुछ पर्टिकुलर कुछ मतों का एक कंसोलिडेशन करने में वो कामयाब रहे. कुछ नैरेटिव्स को वो लोगों के जहन में उतारने को कामयाब रहे. उसकी वजह से उनको ये जो भी जीत मिली है वो मिली हुई दिखती है. तो आज राणे साहब आए और राज साहब से मिले, धन्यवाद दिया नारायण राणे जी ने कि रत्नागिरी सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में जिस प्रकार से वो जीत हासिल किया, और वो हासिल कर पाए बिकॉज आप लोग डट के राणे साहब को मदद किया जीतने के लिए. वहां राणे साहब का कहना है कि हमारे ही जो अलायंस पार्टनर है वो सब मिलकर मुझे हराना चाहता था, वो राज साहब वगैरह, राज साहब हमारे साथ था इसलिए मैं जीत पाया और ही केम. तो क्या वहां क्या हुआ एग्जैक्टली सिंधुदुर्ग? आपको क्या रिपोर्ट है रत्नागिरी सिंधुदुर्ग? मुझे लगता है ये इलेक्शन के जब सब कैंपेन चल रहा था तभी भी हमारी एक बार चर्चा हुई थी. मैंने आपको जानकारी दी थी कि हमारे पार्टी के जो नेता है, फिर वो अविनाश जाधव जी हो, हमारे नितिन सरदेसाई साहब हो, ये सारे लोगों ने कोकण में एक कैंपेन करने में नारायण राणे जी की मदद करने में बहुत बड़ा योगदान दिया था. वहां पे राज साहब की जो रैली ऑर्गेनाइज की गई थी उसका पूरा नियोजन भी हमारे नेतागण वहां पे जाके कर रहे थे. और उस रैली का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमें मिलेगा, ये नीतीश राणे जी ने रैली होने के तुरंत बाद ही वक्तव्य किया था उन्होंने, कि इस रैली का हमें बहुत बड़ा फायदा होने वाला है और जो उनके चुनाव के परिणामों में दिख के आ रहा है. मैं आपको बता दूं सर, सन्मान्य राज साहब ने इस इलेक्शन के दरमियान जहां जहां सभाएं ली, बहुत ज्यादा सभाएं राज साहब की तरफ से ली नहीं गई, लेकिन जो सभाएं ली गई, फिर वो ठाणे की हो या सिंधुदुर्ग की हो, वहां पे आप देखेंगे महायुति के उम्मीदवार अच्छे मतों से चुन के आए हुए. रहा सवाल मुंबई का, मैं आपको अगर बता दूं तो मुंबई में भी हमारी ये जो उत्तर पश्चिम लोकसभा मतदार संघ है, जहां की फाइट पूरे देश के लिए चर्चा का विषय बनी थी, जो एक वोट से अमोल कीर्तिकर जी जीत गए ऐसा माध्यमों पे बताया गया, और कुछ समय बाद पोस्टल वोट की काउंटिंग के बाद वो कुछ मतों से हार गए. ये रिजल्ट सामने आया. 47 वोट. सर मैं आपको बता दूं, सारी विधानसभाओं में, इस लोकसभा क्षेत्र के सारे विधानसभाओं में बहुत कांटे की टक्कर रही. 500, 1000, 200, 300 ऐसे वोट से आगे पीछे दोनों उम्मीदवार रहे. और यहाँ पे भी एमएनएस के जो वोट्स थे, सम्मान्य राज साहब को मानने वाले जो वोट्स थे, वो वोट यहाँ पे भी निर्णायक रूप से रहे. और उसी वजह से वाइकर साहब जी का भी मुझे लगता है जो विजय उनको बहुत ही कम मार्जिन से मिला है, उसमें भी एमएनएस का रोल बहुत बड़ा है. जबरदस्त है. लेकिन ये आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, चलिए ये तो इलेक्शन की बात हो गई, एंड क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा क्या करेंगे सर,
क्योंकि जहाँ तक एमएनएस का सवाल है, एमएनएस का तो कोई कैंडिडेट था नहीं, आप तो लड़े नहीं इस चुनाव में, तो आपके साथ इसके बारे में क्या चर्चा करनी। तो अभी असेंबली इलेक्शन जो हैं वो अक्टूबर या नवंबर में होंगी, तो उसके लिए क्या तैयारी है सर, उसके बारे में जरा बताएं प्लीज। सर जैसे बीच में आपके ही शो पे आपने दिखाया था, शर्मिला वैनी जी का हमारे स्टेटमेंट था कि हमारी जो पार्टी है वो इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए कार्यरत नहीं रहती है, तो 24 घंटा और पूरे साल भर हमारी पार्टी कार्यरत रहती है। अब रहा सवाल इलेक्शन का, तो सर विधानसभा चुनाव तो हम लड़ने ही वाले, और विधानसभा चुनाव में मुझे लगता है इस पूरी फटी हुई राजनीति में एक ही चेहरा जो अपने सामने और जनता के सामने है वो हमारे राज साहब का है। और मुझे लगता है कि इस बार इन विधानसभा चुनाव में जनता राज साहब को अपना नेता मान के अपना मतदान करेगी। फिर वो किसी भी विचारों को, किसी को पार्टी मानने वाली जनता हो, वो इनके सारों के वोटों के डिवीजन में जब हम लोग जाएंगे तो राज साहब का चेहरा, हमारे अमित साहब का चेहरा, बहुत ही अच्छे तरीके से जनता का काम करने वाला चेहरा, जनता का काम करने वाली पार्टी, इस रूप से हम सामने आएंगे और इस चुनाव में हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। राज साहब ने कहा कि आप विधानसभा की तैयारी कीजिए, सब अब मन सैनिकों को उन्होंने कर दिया है कि यू हैव टू, आप तैयारी कीजिए। तो क्या युति के, महायुति के आप हिस्सेदार बनोगे? बिकॉज जिस प्रकार से महायुति के दिग्गज इस चुनाव में महाराष्ट्र में हार गए, इसमें पंकजा मुंडे, सुधीर मुनगंटीवार, राव साहेब दानवे, भारती पवार, नवनीत राणा, कपिल पाटिल, तीन कैबिनेट मिनिस्टर, एक स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर, यानी दिग्गज नेता हारे हैं। तो आप ये सब, इन सबको नजर में रख के कैसे आपका परफॉर्मेंस देखते रहेंगे राज साहब के? सर मैं वही बात बताने की कोशिश आपको कर रहा था कि गुड़ी पाड़वा मेड़ावा जो हमारा हर साल होता है, वहां पे इस बार के गुड़ी पाड़वा मेड़ावे में राज साहब ने हमें आदेश दे दिया कि आप लोग विधानसभा के काम के लिए लग जाओ, कोई लोकसभा हम लोग लड़ नहीं रहे। हमने नरेंद्र मोदी जी को बिनशर्त एक समर्थन दे दिया कि वो वापस देश के पंतप्रधान बने, और जब प्रधानमंत्री वो बन जाए तो एक कुछ मुद्दे राज साहब ने उनके सामने रखे, उन मुद्दे पर काम हो ऐसी उन्होंने अपेक्षा व्यक्त की। वो टॉपिक वही समाप्त हो गया। लेकिन उसी वक्त राज साहब ने हमें कह दिया था कि आप अपना काम विधानसभा को मद्देनजर रखते हुए शुरू कर दीजिए, और उसी के हिसाब से सारे हमारे जितने भी विधानसभा क्षेत्र है वहां पे ऑलरेडी हमारा पूरा काम चल रहा है। आपको पता होगा कि हमारे अभिजीत पानसे जी जो हमारे पार्टी के नेता है, वो भी शिक्षक मतदार संघ में कोंकण रीजन में चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसका भी काम पार्टी कर रही है। तो चुनावों के लिए हम पूरी तरह इस बार तैयार है, और जब भी राज साहब की तरफ से अगला आदेश आएगा तभी और ताकत से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का काम और चुनाव का काम आपको दिखने में आएगा, इतने मैं आपको गारंटी देता हूँ। मराठा एजिटेशन फिर उग्र होने वाला है। पंकजा मुंडे जैसे दिग्गज नेता, ओबीसी लीडर, मास ओबीसी वो हारी, तो एक ऐसा एक वेव चल रहा है कि मराठा एजिटेशन फिर रिस्टोर होने वाले। जरांगे पाटिल अपना आंदोलन फिर चालू करने वाले। जरांगे पाटिल ने कहा बहुत जल्दी में पूरे महाराष्ट्र को दौरा करने वालों, और व्यंग करते उसने कहा कि हमने किसी को कहा नहीं कि किसी को हरा दो, मगर जो हारने वाले के लिस्ट देखकर आप समझ जाओगे कि मराठा कितना स्ट्रॉन्ग। तो एक कैसे देखते, स्ट्रॉन्ग पावर है। तो फिर क्या वो मराठा एजिटेशन, मराठा इश्यूज को लेकर फिर ये निर्णायक रहेगा मराठा ये पूरे आने वाले विधानसभा में भी? कैसे देखते हो आप केदार नाइक जी? सर अभी ऐसा कोई गारंटी के साथ तो कह नहीं पाएगा कि मराठा मुद्दे की वजह से वोटों का यहाँ पे उसमें वोटों का फेर विचार हुआ है, ऐसा कोई कह नहीं सकता। अब बीड़ में पंकजा मुंडे जी जो हारी है, उसको अगर आप देखेंगे, आप कह सकते हो कि मराठा आंदोलन का जो इम्पैक्ट था वो बीड़ और जालना इस रीजन में ज्यादा था, तो वहां पे कुछ हुआ होगा ऐसा हम लोग मान सकते हैं। लेकिन रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण ये कोई प्राइम मुद्दा नहीं था। बहुत सारे मुद्दे हैं लोगों के, उस मुद्दों पे काम होना जरूरी था। फिर आप किसानों के मुद्दे देखेंगे तो सोयाबीन का मुद्दा था, कांदे का जो प्रश्न चल रहा था भाव का, उसका मुद्दा था, दुग्ध व्यवसाय करने वाले जो फार्मर थे उनका मुद्दा था। तो ये सारे मुद्दों ने प्रभावित किया गया। एकमेव मराठा मुद्दे की वजह से पूरा इलेक्शन लोकसभा का प्रभावित हुआ ऐसा कहा नहीं जा सकता। और अभी जो जरांगे पाटिल जी जो अगला स्टेप लेने जा रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होगा ये तो वो होने के बाद ही बता पाएंगे, क्योंकि उन्होंने पिछली बार जो जी बताइए सर। ये बताइए, क्योंकि आपने शर्मिला जी का नाम लिया, तो आपका जो वसई विरार का जो इतना बड़ा आंदोलन था कि भाई नल से जल आना चाहिए और वाटर सप्लाई जो है वहां से आना चाहिए म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से, ये टैंकर माफिया को खत्म कीजिए, वो क्या आप दोबारा शुरू होगा सर?
सर इस विषय की लेटेस्ट जानकारी मेरे पास अभी है नहीं, मैं वो लेके जरूर आपको बताऊंगा इस बारे में। लेकिन हमारी तरफ से जो अल्टीमेटम्स और जो काम करने में जो चीज होनी चाहिए वो उनको बताया गया था, और मुझे लगता है काफी हद तक वो प्रश्न उसी वक्त सॉल्व भी हो गया था, मतलब कुछ हद तक वो पानी शुरू भी हो गया था। अभी टैंकर की वहां पे क्या परिस्थिति है इसकी लेटेस्ट जानकारी मेरे पास है नहीं, मैं आपके पास सेम सिचुएशन। और दूसरी चीज क्या है, टोल फ्री महाराष्ट्र, ये आपका एक और एजिटेशन था। मतलब जितने भी आज तक जितनी भी सरकारें आई हैं, सब लोगों ने प्रॉमिस किया है निःशुल्क महाराष्ट्र, टोल फ्री महाराष्ट्र हर जगह पे, और कभी होता नहीं है। बार बार आपको आना पड़ता है सड़क पे, थोड़ी देर के लिए लोगों को रिलीफ मिलता है, फिर दोबारा वही टोल दोबारा चालू हो जाते हैं। तो सर मुझे लगता है उस पर एक परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। सर मैं हर बार आपको यही बताता हूं कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन अगर है तो वो सत्ताधारियों के पास है जी। हमारा काम होता है हम उस मुद्दे को उठाएं और लोगों को रिलीफ देने की कोशिश करें, लेकिन निर्णय लेने की क्षमता केंद्र और राज्य सरकार के पास होती है। उनकी तरफ से जब तक इसमें कोई ठोस कदम ना उठाया जाए तब तक कुछ नहीं होने वाला। अब सर आप मैं आपका अभिनंदन करूंगा सर कि आप मानते हैं कि हमें रास्ते पे आना पड़ता है और उसके बाद में कुछ समय तक रिलीफ मिलता है। मैं आपको बता दूं सर, मेरे पार्टी के जितने भी लोग, जितने भी हमारे नेता जब भी टोल नाकों से गुजरते हैं, तो अगर वो लाइन, येलो लाइन क्रॉस करके अगर आगे गई है तो हमारा जो भी नेता वहां से गुजर रहा है वो अपनी गाड़ी से उतरता है, टोल के बूथ पे जाता है और पूरी लाइन छोड़ने लगाता है। तो सर ये काम हम लोग हमारी तरफ से करते हैं, लेकिन ये रोज तो हो नहीं सकता। करेक्ट। इस पे जो फाइनल रिजल्ट लेना है वो सत्ताधारियों को लेना पड़ेगा, और अगर ये ले नहीं रहे तो हमें सत्ता में बिठाना पड़ेगा सर, उसके बगैर तो ये चीज का सोल्यूशन नहीं आने वाला। और तीसरी चीज, आज 6 तारीख है सर, 6 जून। जी सर। मॉनसून जो है वो 10 जून तक आ जाएगी, यहाँ पे 10 या 11 जून तक मुंबई में आ जाएगी। तब मालूम पड़ेगा कि असलियत क्या है मुंबई की, कि कितने ड्रेन साफ हुए, जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन है क्या वो क्लीन हुए या नहीं हुए, जो रोड्स हैं जो बनी हैं किस हद तक बनी हैं, और कितनी देर तक वो बारिशों को सरवाइव करेंगी। आपको क्या लगता है? क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। कल ही जो हमारा ऑफिस है BKC, हम लोग गोलीबार से आते हैं, सीधा आए, यहाँ से राइट टर्न लिया, उसके बाद जो मुंबई यूनिवर्सिटी के सामने जो नया ब्रिज बना है उसके ऊपर से आते हैं। सर वहाँ पर इतना बड़ा ट्रैफिक जैम मैंने लाइफ में नहीं देखा, इतना बड़ा ट्रैफिक जैम। आई वाज स्टक ओवर देयर फॉर अबाउट एन आवर, 1-1.5 घंटे हम लोग वहीं पर थे। और इस टाइम पे वहाँ पर खोदने का क्या मतलब हुआ, मेरी समझ के बाहर है सर। 3 दिन के बाद मानसून आने वाली है और वहाँ पर आप खुदाई कर रहे हैं। ऐसी ही स्थिति सबर्ब्स में बहुत जगह है। तो ये जान के करते हैं या इनको अकल नहीं है या बजट है, वो बजट को खत्म करना है? केतन नायक जी, इस पे जरा रोशनी डालें प्लीज। सर बजट का तो मुद्दा है ही, मुझे लगता है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे आपको पता है मुंबई में कोई काउंसिल बॉडी तो अस्तित्व में है नहीं, नगर सेवक वहां पे तो है नहीं। तो जो फंड स्टेट गवर्नमेंट के पास से महापालिका के अधिकारियों को मिल रहा था, वो फंड उनको कहीं ना कहीं यूटिलाइज करना था, और इस यूटिलाइजेशन के चक्कर में उन्होंने पूरे मुंबई की एक ही समय पे खुदाई तो कर दी। और तभी हम लोग की तरफ से हमारे पार्टी के बहुत सारे विभाग अध्यक्ष जो मुंबई के अलग अलग असेंबली में आते हैं, मैं नाम के साथ बता सकता हूं, उनकी तरफ से पत्र व्यवहार हुआ है, उनकी तरफ से आंदोलन हुआ है कि भाई इन नालों की सफाई अब तक की गई नहीं है, यहाँ पे रास्ते खुदे पड़े, मानसून नजदीक आ रहा है, आपके पास इसका क्या सोल्यूशन है? तो सर ये प्रशासन, ये जो बिना नगर सेवक का जो प्रशासन मुंबई में अस्तित्व में अभी है, उनकी तरफ से उन चीजों पे ठोस कदम उठाए नहीं गए, और मुझे लगता है इसका खामियाजा मुंबई करों को आने वाले मानसून में भुगतना पड़ सकता है। आज तक जो फ्लड की परिस्थिति मुंबई में नहीं हुई, ऐसी बदतर परिस्थिति होने की आशंकाएं नकारी नहीं जा सकती, और ये आप खुद एक्सपीरियंस रोज कर रहे हो। तो सर ये पूरे मुंबई कर भी कर रहे हैं। जैसे आपको मीडिया हाउस में आने के लिए BKC जैसे एरिया में तकलीफ होती है जहां से मीठी नदी गुजरती है, मैं आपको बता दूं सर, हमारे रोहन सावंत जी है वहां पे, एक विभाग अध्यक्ष है, महेंद्र भानुशाली जी है, इनके एरिया से जो मीठी नदी का पूरा पैच जाता है उसके लिए उन्होंने 1000 बार आंदोलन किए, बहुत बार उन्होंने ये एजिटेशन करके मुद्दा सामने लाया, लेकिन अब तक प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम उस पर उठाया नहीं गया। इसका दुख है सर। ये प्रशासन अगर किसी नगर सेवक, किसी बॉडी के अंडर होता तो इनके कान मरोड़े जा सकते थे और इनसे काम कराया जा सकता। तो अभी क्या हो गया? जहां तक ब्यूरोक्रेट्स का सवाल है, अभी तक तो सारी म्यूनिसिपैलिटीज जो हैं, कोई 11 म्यूनिसिपैलिटी हैं इस वक्त महाराष्ट्र में जो सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं, और सबकी परमानेंट जॉब है, उनको तो कुछ हो नहीं सकता। मैक्सिमम क्या हो सकता है? तो and thirdly, this is one thing which Raj Saab used to say, by the way, and I must repeat this over here. Pradeep ji, I don't know whether I've said this before. ये राज ठाकरे साहब का
ये कथन है जो उन्होंने एक बार नहीं कोई 3 के 4 बार बोला है। मैंने उनका इंटरव्यू को 5 बार किया है। 4 बार उन्होंने ये बात कही है कि जो बीएमसी के उच्च अधिकारी हैं, बड़े बड़े अधिकारी जो हैं, ब्यूरोक्रेट जो हैं, all of them bar none 100% they have bungalows in South Mumbai suburbs में। केदार नाइक जी कोई नहीं रहता। आपको लगता नहीं है कि बीएमसी कमिश्नर साहब को 3 दिन के लिए सबर्ब्स में रहना चाहिए, उनको घर यहाँ पे लेना चाहिए? he should be staying over here in the suburbs। बिल्कुल सर। ये क्या है? मतलब ये तो अनफेयरनेस है ना सर। साउथ मुंबई इट्स एन एलीट सिटी, द सबर्ब्स, अरे मतलब राम भरोसे छोड़ दो उनको। सर जब बीएमसी के कमिश्नर हो गए, अभी तो मुख्यमंत्री भी नालों का दौरा करने लगे जी, फिर सारे एमएलए और एमपी सारे दौरा करते हैं। जब ये दौरे आयोजित किए जाते हैं ना सर, तभी सारे अधिकारी वहां मौजूद होते हैं, सारे उनके कॉन्ट्रैक्टर्स वहां मौजूद होते हैं, उनकी तरफ से क्या काम होने जा रहा है ये उनको दिखाया जाता है। जिस दिन वो वहां पे आने वाले होते हैं तभी वहां का रखरखाव, मशीनरी सारी अलाइन करके रखी जाती है। लेकिन जब वो चले जाते हैं उसके बाद में जो काम होता है ना सर, वो हमारी तरफ से बहुत बार सामने लाया गया है। आपका सुझाव बिल्कुल सही है सर कि राज साहब ने कहा था कि इन अधिकारियों को बस में ट्रैवल करना चाहिए, इन अधिकारियों ने सबब में आके रहना चाहिए, तो उनको हमारे प्रॉब्लम समझ में आएंगे। मैं तो सर अभी मेरे पार्टी के लीडर्स के पास विनती भी करूंगा कि सच में इन अधिकारियों को भी निवेदन दिया जाए कि इस बार का जो मानसून है वो कमिश्नर साहब यहाँ पे कोई आउट हाउस बीएमसी का अगर होगा तो वहां से ऑपरेट करे और वहां पे रहे, तो उनको हमारी कंडीशन का एटलीस्ट पता तो चलेगा। दुरुस्त बात है। आज वो छत्रपति शिवाजी महाराज राज्य अभिषेक एनिवर्सरी जी, एंड राज साहब ठाकरे ने हमेशा अपने लास्ट भाषण में कहा कि हिस्ट्री बुक्स में इसमें और जानकारी होना चाहिए, और मराठा जो हमारे लीडर्स हैं, रूलर्स हैं, उनके बारे में हिस्ट्री ज्यादा बच्चों को सिखाना चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि आर वी मूविंग इन द डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या हम लोग, द ग्रेट फील्ड्स ऑफ आवर लीडर्स? मुझे लगता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में बहुत ही सीमित जानकारी हमारे यंग एज में स्टूडेंट्स को सिखाई जाती है। छत्रपति शिवाजी महाराज ये मुद्दा सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं तो पूरे हिंदुस्तान का मुद्दा है सर। मुझे लगता है कि हर स्टेट की बाल अवस्था की जो पाठ्य पुस्तक होती है उसमें शिवाजी महाराज की हिस्ट्री प्रोमिनेंटली आनी चाहिए। राज साहब ने तो मंच से जाहिर सभा में नरेंद्र मोदी साहब के पास, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के पास डिमांड की है कि छत्रपति शिवाजी महाराज और उसके बाद में हुआ जो घटा हुआ मराठा इतिहास है, जिसने इस देश के बहुत बड़े रीजन पर बहुत बड़े समय तक राज किया, बहुत बड़े तक शासन प्रशासन संभाला, तो उनका जो इतिहास है वो पाठ्य पुस्तकों में आना बहुत जरूरी है। इसकी डिमांड हम ऑलरेडी कर चुके हैं सर, लेकिन अभी आने वाली जो एजुकेशन पॉलिसी जो नई बन रही है उसमें क्या चेंजेस होंगे इसके बारे में जानकारी अभी मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये जो सरकार नरेंद्र मोदी जी की वापस बनने जा रही है वो उस कमिटमेंट को पूरा करेगी। और मुझे लगता है कि इन सारे पुस्तकों में छत्रपति शिवाजी महाराज की हिस्ट्री इंक्लूड की जाएगी। आज राज्याभिषेक दिन है सर, आज पूरे महाराष्ट्र में इसकी बात की जाती है, इसको उत्सव की तरह मनाया जाता है। मुगल एम्पायर जो चले आ रहे थे, सुल्तान एम्पायर जो चले आ रहे थे, उसके बाद में एक में वो छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे राजा थे, हिंदू राजा थे, जिन्होंने राज्याभिषेक करके सार्वभौमत्व अपना सिद्ध किया था। तो ऐसे राजा को पूरे देश ने सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है। ये अपनी हिस्ट्री, ये अपनी धरोहर है, इसको हमने आगे लाना बहुत जरूरी है सर। दुरुस्त बात है। तो सर चलते चलते ये सवाल आपसे कि जरा और एक बात आज जी बोलिए देखी होगी, छत्रपति संभाजी राजे जो है, जो वंशज कही जाती है, अभिषेक किया जाता है, तो उन्होंने भी आज केंद्र सरकार के पास डिमांड की है कि 2000 करोड़ रुपए छत्रपति उन गढ़ किल्लों के माध्यम से सामने आए, उसकी डिमांड उन्होंने आज की है। ये भी मैं आपके जानकारी में रखना लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि उस कमेटी के चेयरमैन राज ठाकरे साहब खुद होंगे या उनके कोई नॉमिनी होंगे, क्योंकि कोई और, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल सर, बिल्कुल कोई और उसको जस्टिस नहीं कर सकता। ये 2000 करोड़ रुपए भी वैसे ही खर्च हो जाएंगे जैसे मिठी नदी के ऊपर 3000 करोड़ अभी तक खर्च हो गए हैं। मैं बता रहा हूं बिल्कुल आपको, सर, बिल्कुल। ये 2000 करोड़ रुपए राज ठाकरे साहब की निगरानी में स्पेंड होने चाहिए, एंड ही इज द बेस्ट पर्सन टू चूज द कमिटी मेंबर्स, टू सी टू इट कि कहां पर क्या रेस्टोरेशन होना चाहिए, कौन सा म्यूजियम कहां पर होना चाहिए, कैसा साउंड एंड लाइट शो होना चाहिए, और किस तरीके से बच्चों के लिए वहां पे अलग अलग एजुकेशनल फैसिलिटीज होनी चाहिए, ताकि पूरे देश से ही नहीं पूरी दुनिया से लोग आ सकें ये छत्रपति टूर के लिए हर जगह पे। आई थिंक
आप कुछ बोलने जा रहे थे? सर आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही, मेरे बोलने के लिए आपने कुछ रखा ही नहीं। आप पूरी तरह से राज साहब को अच्छी तरह से जानते हैं। अगर राज साहब जैसे नेता ने अगर एक छोटे कार्यकाल में नासिक में CSR फंड्स और बाकी चीजें यूज करके इतने अगर प्रोजेक्ट्स उन्होंने वहां पे खड़े किए, तो जस्ट इमेजिन सर, अगर ये पूरे गढ़ किल्लों की इनकी रखरखाव और इनको पुराना वैभव प्राप्त कराने की जो जिम्मेदारी है वो अगर उन पे आती है तो वो क्या करके जाएंगे सर। तो ये बहुत जरूरी है। आपकी राय से मैं बिल्कुल सहमत हूँ सर। और चलते चलते मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा था कि देखिए साहब, पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है ना, ज़्यादातर एक राज ठाकरे साहब को छोड़ करके पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादातर जो होती है ना, उनके वादों पे, पॉलिटिकल वादों पे कोई ज़्यादा आदमी को निर्भर नहीं होना चाहिए। जी। तो मुझे कोई ज़्यादा हैरानगी नहीं होगी कि मान लीजिए असेंबली इलेक्शन जब आएगी तो हो सकता है कि एनडीए आपको आंखें दिखाना शुरू कर दे। कोई बड़ी बात नहीं मेरे लिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे मालूम नहीं है, बट आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि आपको बोले भाई आप 5 सीट पे लड़ लो या 10 पे लड़ लो या चलो आपको 20 दे देते हैं, इस तरीके से। ऐसे सूरत हाल में आप क्या करेंगे? क्या आप फिर ये तय करेंगे कि हम अकेले लड़ेंगे? सर राज साहब महाराष्ट्र के वो नेता है जिन्होंने 18 साल से अपनी पार्टी बुरे से बुरे समय से निकाल के यहाँ तक लेके आए जी। आज भी हमारे साथ हमारे पार्टी वर्कर, हमारे पुराने सारे सहकारी हमारे साथ है, जिनको आज तक सत्ता में कोई योगदान नहीं मिला, जिनको सत्ता के पद नहीं मिले, फिर भी हम उनके साथ है। तो आप समझिए सर, अगर कल को ऐसा कुछ हमारे साथ घटता भी है, मैं आपको अभी का उदाहरण देता हूँ। हमें ऑफर दी गई थी कि आप दूसरे चिन्हों पे अपना चुनाव लड़ लीजिए, कुछ सीटें लड़ लीजिए। उसको ठोकर मारने वाले व्यक्ति राज साहब है। वो आपको लगता है कि आने वाले समय में अगर एनडीए की तरफ से कोई भी ऐसी हरकत हमारे खिलाफ की गई तो हम चुप बैठने वाले? मुझे लगता है हम राज साहब के नाम पे अकेले लड़ने के लिए भी उतने सक्षम है और हमने तैयारी उसी तरह से की है और उसी तरह से हमारी तैयारी जारी है। लेकिन अगर ये सारी चीजों में अलायंस के साथ लड़ने को मिला तो वो भी अच्छी बात होगी सर। इसका निर्णय कंप्लीटली राज साहब लेंगे और जो भी निर्णय वो लेंगे उसके साथ काम करने के लिए हम हमेशा तैयार रहते और रहेंगे। केसर नायक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एंड कीप अप योर गुड लुक्स। वन डे आई विल सी यू इन बॉलीवुड, ऑफ दैट आई एम 100% सर्टन। थैंक यू सो मच सर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ राज साहब के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र सर। वंदे मातरम। वंदे मातरम। And before we go across